So hello friends, I'm Arpit Kaushik and I'm back with a video on UPSC CAPF पेपर 2। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एसे राइटिंग के ऊपर। इससे पहली वीडियोस में आपको पेपर 2 के बारे में सारी बातें मैंने एक्सप्लेन करी थी, सारे उसके नुआंसेस एक्सप्लेन करे थे, कैसे उसमें आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। और अब हम हर एक क्वेश्चन को, यानी कि जो आपके ऐसे हो गए, आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। कुछ बातें यहाँ पे आपको पहले वाली भी मिलेंगी कि किस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैसे उसको आपको अप्रोच करना चाहिए, एग्ज़ाम टाइम में आपको उन बातों का क्या ध्यान रखना है। और एक एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के पेपर का एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल होगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने एग्ज़ाम देते टाइम क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे, क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंटर्स मैंने वहाँ पे इंक्लूड करे थे, जिससे कि मैं एग्ज़ाम को एक अच्छे वे में अटैम्प्ट कर पाया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट बिफोर दैट, दिस इज़ अर्पित कौशिक एंड वेलकम टू वात्सल्य। तो आई वॉज रिकमेंडेड एज असिस्टेंट कमांडेंट बाई यूपीएससी इन 2020। उससे पहले जब मेरी स्कूलिंग हुई सैनिक स्कूल कुचपुरा से, और आई वॉज रिकमेंडेड फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी फ्रॉम एसएसबी भोपाल ऑल्सो। बट मेडिकल रीजंस की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने CAPF एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे भी मैंने सिलेक्शन को लिया। उसके अलावा मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स होता है, उनको क्लियर करा, और यूपीएससी मेंस के लिए भी मैंने अपीयर किया। So this is something about me. Now going ahead with the essay writing thing. Just a second. Yeah. तो अगर हम ऐसे राइटिंग की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हर एक, तो आपको टोटल 6 क्वेश्चंस ऐसे के वहाँ पे मिलते हैं, जिसमें से कि 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं, इसलिए हम ऐसे राइटिंग को एक कंटेंट हैवी क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका फोकस रहे कंटेंट के ऊपर। फॉर्मेट इसका बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, फॉर्मेट इसका सिंपल ही होता है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस द सेम फॉर्मेट, और एग्जाम में जाते ही आपको सबसे पहले फॉर्मेट रिकॉल करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आंसर लिखना है। सो टू बिगिन विद 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। सो इन दैट वे ऐसे राइटिंग 200 में से आपको 80 मार्क्स की होती है। तो ये इंपॉर्टेंस है ऐसे राइटिंग की। कंटेंट हैवी क्वेश्चन होता है, आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए इसमें लिखने के लिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, अनलाइक ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आइडल टाइम क्या होना चाहिए कैसे का, 15 to 17 मिनट्स हम लोग मानते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और उसको पेन डाउन करना है। और आइडियल स्कोरिंग रेंज क्या है? देखिए, आइडियल स्कोरिंग रेंज बच्चे पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। 50% से 65% तक जनरली यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो मार्क्स लेकर आते हैं। अगर आपको ये है कि मेरे को बस इस अटैम्प्ट में समहाउ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आई विल से कि आप बस इतना मान के चलो कि मुझे 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, यानी कि हर ऐसे में आपको 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्कोर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो जो पेपर चेकर होता है वो कभी भी जनरली इंग्लिश के क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। तो 50 से 65% आइडियल स्कोरिंग रेंज हम इसमें मानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में, आपको कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि क्या नहीं लिखना है। आपको पॉइंटर फॉर्म्स में नहीं लिखना है, पॉइंट 1 2 3 4 करके वो ऐसे पॉइंटर्स नहीं बनाने, बुलेट्स नहीं बनाने। आपको बाइफर्केशन करना है पैराग्राफ में जितना ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ पैसेज फॉर्म में अटैम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन को। जैसे कि एक आप एडिटोरियल को पढ़ते हैं, उसके जितने ज़्यादा पैसेजेस बनाएंगे वो उतना ज़्यादा आपको एंगेजिंग लगेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि आप 2 लाइन का 3 लाइन का एक पैसेज बना रहे हैं, अपना पॉइंट आप एक पैसेज में कन्वे कीजिए, अगला पैसेज बनाइए। तो यहाँ पे आपको IBC फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक बॉडी बनेगी, उसके बाद एक कंक्लूजन होगा, राइट। तो B और C बना लेने के बाद जो बॉडी पार्ट है उसका आप जितना ज़्यादा बाइफर्केशन करेंगे उतना ज़्यादा ही वो पढ़ने में एंगेजिंग लगेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात आप समझिए कि जो एग्ज़ाम का कॉपी चेकर है वो आपकी कॉपी ही चेक कर रहा है अकेले, वो बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक कर रहा होगा। उनकी साइकोलॉजी के बारे में को समझने की कोशिश करनी है पहले। वो लोग थक जाते हैं इतने सारे कॉपीज़ को पढ़ते पढ़ते, और एक क्वेश्चन का जनरली हम देखें तो सिमिलर ही आंसर मिलेगा। 50% आंसर सिमिलर मिलेगा ऑलमोस्ट हर बच्चे का, हर जो सेकंड कॉपी को चेक कर रहे हैं।
तो आप कैसे अपना आंसर को स्टैंड आउट करेंगे? या तो आप कंटेंट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकर आइए कि आपका कंटेंट इतना स्पेशल है, पर उसके लिए फिर एफर्ट्स भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। अदर ऑप्शन इज़ कि आप उसको एक प्रेजेंटिस फॉर्म में करें कि पढ़ने वाले को इतनी इजीली सबको समझ में आ जाए। वहाँ पे आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपको लग रहा है बोल्ड पोर्शन है तो उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं छोटा सा, पर ऐसे कि अंडरलाइन करना या डबल अंडरलाइन करना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और इसमें एक जो जैकपॉट मैं कहता हूँ उसे, वो होता है VAC, यानी कि वैल्यू एडेड कंटेंट। वो वैल्यू एडेड कंटेंट जब भी आप उसमें डालेंगे आपके नंबर बेटर बन के आएंगे, क्योंकि रादर देन राइटिंग 1 और 2 लाइन्स और उसी बातों को एक्सप्लेन करना बार बार, अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा देंगे या कोई रिपोर्ट डेटा वहाँ पे कोट कर देंगे तो एक ज़्यादा अपीलिंग लगेगा और डिफरेंट लगेगा दूसरों से। तो उस वैल्यू एडेड कंटेंट को ज़रूर आपको डबल अंडरलाइन करके हाईलाइट करना है कि ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। अगर आप जल्दी में भी हो कॉपी चेक करने के लिए तो इसको देख के ही निकलना है यहाँ से, ठीक है। अब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सी, एज सुन एज यू गेट योर आंसर कॉपी, आई बिलीव मोस्टली बच्चे ऐसे का ही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। नाउ वंस यू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द मीनिंग, फाइंड आउट द कीवर्ड्स। हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है। उस क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब आपको समझ लेना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जो उसमें से अननेसेसरी पोर्शन है, प्रपोजिशंस वगैरह, वो हटाओ और कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। तो उसका पूरा मतलब और उसके मेजर कीवर्ड्स ये आपको पढ़ने हैं और अपने दिमाग में इंटरनलाइज करने हैं उस क्वेश्चन के लिए 15 से 17 मिनट के लिए। Now bring yourself to a position where you can answer what is asked, because this is the most important thing, to answer what is asked, not what you know. इसलिए रीडिंग द क्वेश्चन पे मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पूछा कुछ है, पर जो उनकी इंटरनल बायसनेस होती है, जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है, वो उसको उसी फॉर्म में लिख के आते हैं। और इंटरव्यू में उनके साथ यही होता है कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है पर वो बोलते वही हैं जो उनको पहले से पता होता है। आपको वो नहीं बताना है जो आपको पता है, आपको वो बताना है जो कि पूछा गया है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। एक बार आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया और उसके हाई कीवर्ड्स आपने निकाल लिए, नाउ डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। सीधा लिखने नहीं बैठ जाना है, आपको थोड़ा सोचना है। एक साइड में जाके रफ नोट्स अपना बना लो कि मेरे जो आंसर होगा उसका मेजर ब्रॉडर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बॉडी वाले पार्ट पर फोकस कीजिए। बॉडी वाले पार्ट से ही आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन निकल जाएगा। वो आपको ये इतना बैठ के नहीं सोचना है वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मैं स्टार्ट करूँ। यू स्टार्ट विद द बॉडी स्ट्रेट अवे। बॉडी लिखिए, वैल्यूएटेड कंटेंट के बारे में सोचिए, एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बना लीजिए कि बॉडी को मैं कैसे प्रोसीड करूँगा, उसमें कितने पैराग्राफ्स बनाएंगे, मेरे पास क्या क्या मेजर पॉइंटर्स है वो आपने लिख लिए। उन्हीं में से आपका इंट्रोडक्शन निकलेगा। बेटर है आप इंट्रोडक्शन में कोई कोट ऐड कर पाएँ, देखो वैल्यूएटेड कंटेंट जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर पाएँ। पर अगर नहीं भी होता है तो मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सोच के बहुत कुछ चाहते हैं, ये मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ। बहुत सारा कंटेंट मैं भी लेकर गया था, बहुत वैल्यूएटेड कंटेंट लेकर गया था मैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स याद भी थे एग्ज़ाम के बीच में, बट यू वॉन्ट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर आंसर। दैट मे हैपन एंड इट्स नॉर्मल, बट आपको ट्राई करना है। आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे दैट डजंट मीन कि आपको पढ़ के ही नहीं जाना है कि मैं तो पढ़ के ही नहीं जाता, क्यों टाइम ख़राब करूँ मैं। आपको कंटेंट लेके जाना है, वहाँ पे 1-2 जगह पे जहाँ मिलता है उसको आपको अड़ा देना है, राइट। तो do the brainstorming thing, make rough notes or jot down your pointers, brainstorm to show your perception which is different from majority answers। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम है आपको अपना परसेप्शन शो करना है कि मैं कैसे चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करता हूँ। जैसे कि आप एसएसबी में देने चाहते हो, सेम फोटो को देख के आपको ये होता है कि नहीं मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाना है, वो नहीं जो सामने दिख रहा है, अपना परसेप्शन शो करना है। वही चीज़ यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपना परसेप्शन शो कर पाएंगे, मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा मैं परसेप्शन से कहना क्या चाह रहा हूँ। तो परसेप्शन आपका हल्का सा हो सकता है कि मेन टॉपिक का एकदम 100% आंसर ना हो, बट 90-85% उसे मैच करेगा। अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी इसको डाल दें कि यार मेरा परसेप्शन इस प्रॉब्लम को लेके थोड़ा डिफरेंट है, तो वो वहाँ पे आपको एड करेगा।
नाउ रिकॉल द फॉर्मेट। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, आपको ख़त्म हो गया, आपको बस एक बार अपना फॉर्मेट रिकॉल करना है क्वेश्चन का जो आपने प्रैक्टिस के टाइम पे किया। यहाँ पे टाइम कैसे रिड्यूस होगा? बाय प्रैक्टिसिंग मोर इन द मॉक टेस्ट। अब जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको फॉर्मेट रिकॉल करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। वो आपने फॉर्मेट रिकॉल करा, वो फॉर्मेट क्रिएट किया, और वहाँ पे नाउ राइट एंड कीप ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं रुकनी चाहिए, लिखते लिखते भी आपको सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि जो पॉइंटर्स आपने लिखे हैं वहाँ पे आपको एज इट इज़ उनको यहाँ पे पैसेज में कन्वर्ट कर देना है। नो, यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग कि मैं कैसे अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। नाउ कोई आपको सिर्फ फ्लॉरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, सिविल सर्विसेज के या पीसीएस के मेंस की तरह पेपर नहीं अटैम्प्ट करना है। सिंपल भाषा में सुंदर और लेजिबल जिसे बोलते हैं, दिखने में अच्छा हो, पढ़ने में इजी हो, एंगेजिंग आपका ऐसे हो। आपको एक ऐसा ऐसे लिखना है रादर देन एक बहुत ही आपका इंग्लिश के कोई यूके या यूएस का कोई बंदे की तरह, कोई राइटर की तरह आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सारी बातों को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो 2020 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी अटैम्प्ट करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो क्वेश्चन। इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे एक मेजर मैंडेट है सीएपीएफ फोर्सेस का। तो इसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन ये जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा आपके वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो इट्स नॉट एन आइडियल आंसर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना होता है। वहाँ पे जाके यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि आपको उसे अपने वर्ड लिमिट में कैसे एंड करना है आंसर को। बट इसको थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि कैसे लिखा जाएगा। So internal security is crucial for the stability and progress of any nation. While traditional threats like terrorism and insurgency persist, the landscape of internal security is evolving rapidly with the emergence of new and complex challenges. These threats are shaped by global interconnectedness, technological advancements, and socio-economic disparities, requiring proactive strategies and international cooperation to address effectively. अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि 3 लाइन मोटा मोटा हमने इस इंट्रोडक्शन में यूज़ करी है, 3 से 4 लाइंस। उसके अलावा ये जो इंट्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन है हमारे बॉडी का, और हमारे कंक्लूजन नहीं, एक साइनॉप्सिस है हमारी बॉडी का और हमारे कंक्लूजन का। एक छोटा सा यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड भी दिख रहा है, आपको रीजंस भी दिख रहे हैं, और हम क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, हैवी वर्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यही बातें ही हम आगे जाके पॉइंटर्स के फॉर्म में अपनी बॉडी में लिखेंगे। रिक्वायरिंग प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन टू एड्रेस इफेक्टिवली, यानी कि एक छोटा सा वे फॉरवर्ड, ऐसा ना लगे कि मेरा इंट्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देना भी एक लाइन में अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि वैल्यू एडेड कंटेंट आप यूज़ करेंगे या कोई आप कोट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पे कोई कोट यूज़ कर पाना अभी के लिए आप कर सकते हो, सर्वे भवंतु सुखिनः वाला यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, बट वो आपका कंक्लूजन में जाएगा, यहाँ पे अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे रादर देन राइटिंग एनी वैल्यू एडेड कंटेंट हमने एक अच्छा समराइजेशन किया है अपने बॉडी का कंक्लूजन का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन जो चीज़ें हैं हमारे इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, आपने सोच ले कि चलो मैं अगर 5 या 4 अपने पैराग्राफ्स बनाऊंगा तो आपको 4 बेस्ट पॉइंटर्स चूज़ कर लेने हैं। मैंने चूज़ किया साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंसर्जेंसी एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। राइट, ये मैंने इंक्लूड करे हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न्स इन द डिजिटल एज इज साइबर सिक्योरिटी। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अब ये देखिए ये आ गया आपको वैल्यू एडेड कंटेंट स्टार्ट करते के साथ ही, आइडेंटिफाई साइबर अटैक्स एज ए टॉप थ्रेट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर थ्रेट्स टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 द ईयर। तो आप अगर ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगा।
फॉर इंस्टेंस आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पे देकर कोट किया है, द सोलर विंड साइबर एस्पाइनेज कैंपेन इन 2020 अंडरस्कोर्ड द वल्नरेबिलिटीज इन सप्लाई चेन सिक्योरिटी अफेक्टिंग न्यूमरस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कंपनीज ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन भी कर सकते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा ये पूछा है कि क्या क्या इमर्जिंग थ्रेट्स है और आप कैसे शो करो कि वो इमर्जिंग थ्रेट है। तो उसने साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करने से बेटर क्या किया कि उसने एक अपने पॉइंट को कि एक इमर्जिंग थ्रेट है, दूसरे के कंधे पे रख के गन चलाना जैसे बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू जस्टिफाई किया और एक एग्जांपल से बताया कि कैसे ये चीज़ हो रही है। आप क्या कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज़ आई वोंट से ए बैड आइडिया, बट इफ़ यू हैव वैलिड कंटेंट तो बेटर है उसको एग्जांपल से आप शो करो और अपने पॉइंट को जस्टिफाई करो। Next, terrorism has also adapted to the digital era, leveraging online extremism to radicalize and recruit individuals worldwide. According to Global Terrorism Index 2021, despite a decline in the number of deaths from terrorism, extremist groups continue to exploit online platforms to disseminate propaganda and coordinate attacks. इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस एंड 2021, ये इस तरीके से यहाँ पे आपने एक ही चीज़ डाल दी, एक आपने यहाँ पे ये इंडेक्स का डाल दिया, बात आपने वही लिखी है बट उनके आपने एक रेफरेंस ले लिया, तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। द एक्सेसिबिलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ द इंटरनेट पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन मॉनिटरिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। तो ये अपने टेररिज्म को साथ साथ थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजिकल टच ऐड कर दिया है। नॉट जस्ट वो, अगर हम देखें तो पाकिस्तान वाला जो टेररिज्म है सिर्फ उसको इंक्लूड करने से बेटर है कि आपने उसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इंडिसेस की फॉर्म में बताया कि हम बात सिर्फ एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ टेररिज्म की नहीं कर रहे हैं, इन जनरल एक ओवरऑल टेररिज्म, चाहे वो अफगानिस्तान से आ रहा हो चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो, हम हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है हमने ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब यहाँ पे अगर आप वैरायटी देखोगे ना, हमने साइबर सिक्योरिटी की बात करी है, हमने टेररिज्म की बात करी है, और अब हम ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखोगे, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे एक्सट्रीमिज़म और जो पॉलिटिका और टेररिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वहाँ पे लिखा गया है। ट्रांसनेशनल ये आपको कहीं ना कहीं IR से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग को चलाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे अलग अलग टॉपिक सोचने हैं जो आपके मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं, और उनसे अगर आप कुछ निकाल के लिखोगे तो एक ज़्यादा वैरायटी आपको लगेगी। तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिमेन्स अ परसिस्टेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी विद क्रिमिनल नेटवर्क्स एंगेजिंग इन डाइवर्स illicit activities across borders. The UNODC reports that organized crime generates trillions of dollars annually, fueling corruption, violence, and instability in the regions worldwide. UNODC 2022। इसने जैसे 2 बार यहाँ पे मेंशन किया है, आप एक बार कर सकते हैं, दैट विल सेव योर टाइम एंड स्पेस। ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, ह्यूमन आर्म्स एंड counterfeit goods not only undermines the state authority but also exacerbates socio-economic disparities and continues to and contributes to conflict dynamics। तो ये आपने एक उसमें ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का है, चीज़ें ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इंसर्जेंसी। तो ये जो चीज़ है ये आपका PS से पॉलिटिकल साइंस वाला जो पोर्शन होता है जैसे मैंने बताया उससे रिलेट कर जाती है। और जो नेक्स्ट हमने लिखा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा आपका फ्यूचरिस्टिक थॉट है। तो पॉलिटिकल instability and insurgency are exacerbated by ethnic, religious or political grievances leading to prolonged conflicts that threaten internal security. The Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, आप डायरेक्टली इसको SIPRI भी लिख सकते हो, highlights that external support for insurgent groups prolongs conflicts and complicates efforts to achieve sustainable peace. SIPRI 2023। Comprehensive strategies that address root causes of conflict, promote inclusive governance, and strengthen institutions are essential to mitigate
these challenges. अब एक बात देखिए कि हमें नहीं पता कि सीपरी की रिपोर्ट पढ़ाना इसने जेनरिक फॉर्म में मेंशन किया, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप हर जो आप वो लिख लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स लिख लीजिए, मेजर मेजर जो टॉपिक्स हैं वो लिख लीजिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के आप बस नाम याद कर लीजिए। अब उसने कौन सी रिपोर्ट में ये बोला, 2023 में कई सारी रिपोर्ट्स, हज़ारों रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश करी होंगी, बट यहाँ पे हमने उसको बड़ा जेनरिक वे में लिख दिया कि ये तो बात बोलेगा ही ना यार वो। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ब्रैकेट में डाल के जनरल से आप बात लिखो, कहीं ना कहीं तो बोला ही होगा उस चीज़ को, तो लिख दो। मना भी तो नहीं कर सकता ना कोई, गलत भी तो नहीं कह सकता इस बात को कोई। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने सीपरी की रिपोर्ट 2023 में इस डेट को आई है, उसका रिपोर्ट नंबर है, सर्कुलर नंबर था, फिर आप उसको कोट में करके उसकी लैंग्वेज को यूज़ करें। इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जनरल बात को, अगर आपके नोन में आपकी नॉलेज में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, तो आप उसको रिकॉल करो। आप ब्रैकेट में सिंपली नाम लिख दो कि इसका रेफरेंस वहाँ से आ रहा है, तो ये अपने आप में अच्छा लगेगा, बहुत ही स्मार्ट मूव है। नेक्स्ट वहाँ पे आ जाता है फर्दर मोर। ये कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्दर मोर, ये information warfare through misinformation and disinformation poses a significant threat to social cohesion and political stability. The spread of false narratives and divisive content on digital platforms can undermine trust in institutions and amplify social tensions. ये RAND Corporation 2022 सिंपली अगेन वही चीज़ कही है। हमें नहीं पता कि कहा गया कि नहीं कहा गया, पर बड़ी जेनरिक सी बात है, तो फिर इसमें ऐसा नहीं है कि ना कहने का कोई स्कोप हो, आप गलत प्रूव नहीं कर सकते हो। Effective countermeasures include promoting media literacy, enhancing digital resilience, and fostering transparency in online communications. See, यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि वे फॉरवर्ड आपको सिर्फ कंक्लूजन में देना है। अगर आपको यहाँ पे ठीक लगता है तो आप उसको दे सकते हैं। एक और यहाँ पे हमने पॉइंट इंक्लूड करा है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज सच एज फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बाय फ्यूलिंग सोशल अनरेस्ट एंड इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट। अगर आप रिकॉल करें तो जो मार्क्स ने कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया था, वहाँ पे भी एक बात की गई थी कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसकी वजह से डिस्पैरिटीज़ क्रिएट होंगी, लोगों में टेंशन्स बढ़ेंगी और एक ब्लडी रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, यही है परसेप्शन की बात कि आपको लगेगा इकोनॉमिक, वो तो एक इकोनॉमिक थ्रेट है, वो एक सेपरेट चीज़ है। नो, दैट कैन क्रिएट इश्यूज, इवन अनएम्प्लॉयमेंट आपका इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि जो आपका यूथ है कंट्री का, उसकी एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो एक गलत रास्ते को चूज़ कर सकता है। The World Bank report, again, कौन सी रिपोर्ट नहीं पता। The World Bank report reports that corruption siphons off billions of dollars annually, hindering economic development and exacerbating inequality. Addressing economic disparities and promoting inclusive growth are essential for strengthening societal resilience and reducing vulnerabilities to internal security threats. वही एक छोटा सा वे फॉरवर्ड, अगर आपको बॉडी के लिए पार्ट वो नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा कंटेंट, तो एक छोटा सा वे फॉरवर्ड वहाँ पर दे दीजिए जो कि स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड होगा। आगे हम जनरल वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें कंक्लूजन में। नाउ आपका आई हो गया इंट्रोडक्शन, बी हो गया बॉडी के हमने 5 से 6 पैराग्राफ्स देख लिए हैं, उसमें वैल्यू एड कंटेंट देख लिया है। अब हम बात करें कंक्लूजन की। In conclusion, safeguarding internal security requires a comprehensive approach that integrates traditional security measures with proactive strategies to address emerging threats effectively. यानी कि strategies, way forward, measures, approach, ये सारे वर्ड्स आएंगे आपके कंक्लूजन में कि आपकी अप्रोच क्या होगी प्रॉब्लम से डील करने की। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। Internal cooperation, technological innovation, capacity building in cybersecurity and law enforcement, as well as sustainable development initiatives are crucial. Sustainable development की बात ज़रूर करनी है। Sustainable development goals सारे याद करके जाओ, वहाँ पे मेंशन करो। उससे अच्छा वैल्यूएड कंटेंट आज के टाइम में कोई नहीं है, सारे SDG याद कर जाओ। Are crucial components of an effective security framework. By understanding and responding to these challenges with evidence-based policies and concerned international efforts, nations can protect their citizens, preserve stability, and promote sustainable development in an increasingly interconnected world.
तो ये हमने अपना एसे का एक स्टैंडर्ड आंसर देखा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा आंसर है। लेकिन अगर हम इसके एनालिसिस में बात करें, अगर मुझे इसे क्रिटिकली एनालाइज ही करना है इस आंसर को, पर्टिकुलरली इस आंसर को, तो मुझे बोले कि इसे प्रॉब्लम्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी, वैसे तो एक जेनरिक क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लेके जा सकते हो, आप इसको जेनरिक कॉन्टेक्स्ट में भी लेके जा सकते हो। ये जो पूरा क्वेश्चन के बच्चे ने आंसर लिखा है, ये लिखा गया है एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल लेवल पे भी एप्लीकेबल है, इंडियन लेवल पे भी एप्लीकेबल है, तो ये आंसर हर जगह एक्सेप्टेड है। ये एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। पर आप इसको थोड़ा सा इंडियन टच दे सकते हो, क्योंकि यू कैन टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाएगी तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप कुछ बातें स्पेसिफिक लिख सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो भी आपने पढ़ी हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात कर सकते हो। मैंने अपने जब आंसर लिखा था तब उसके बारे में बात करी थी, और ऐसे ही मैं बस 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम से टेलीग्राम पर कुछ चैनल स्क्रॉल कर रहा था जो कि CAPF से रिलेटेड था। तो वहाँ पे एक चैनल में एक न्यूज़ शेयर की गई थी कि एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, वो मार्टियर हो गए थे उसी टाइम पे, अराउंड जस्ट 1 वीक पहले की बात होगी मेरे एग्ज़ाम से। असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, वो नेक्सल एक जो माइन के फटने की वजह से वो शहीद हो गए थे। तो बस लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया और मैंने ये बात वहाँ पे कोट कर दी। आई एम डैम श्योर कि उन्हें वो पॉइंटर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आपको अपना एक प्रोएक्टिव अप्रोच को रखना है। कई बार बस बातें स्ट्राइक कर जाती हैं। मैंने उसका नोट नहीं बनाया था कहीं पे, बस मैंने पढ़ के न्यूज़ को मैं आगे बढ़ गया था कि मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे किसी उसमें काम आ सकती है। मेरे नोट्स में वो नहीं थी, बस मुझे लिखते लिखते याद आया, मैंने वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया एग्जाम्पल देकर। अब जो मैंने परसेप्शन की बात करी थी, परसेप्शन, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, ये एक परसेप्शन है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक परसेप्शन है। यहाँ पे आप पैंडमिक्स, क्योंकि ये अभी रिसेंटली होकर निकला है, तो पैंडमिक्स और हेल्थ क्राइसिस की भी बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप WHO की रिपोर्ट को मेंशन किया है, कोविड-19 पैंडमिक को बात किया है कि ये भी इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके। उसके अलावा जो बहुत ही एक इमर्जिंग टॉपिक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप IPCC की रिपोर्ट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आप UNDC को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये सारी UNCCC के कुछ बातों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशंस पता है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस टॉपिक पे बात करी होगी, आप वहाँ पे लिखो। और लेकिन मैं कहूँगा ये इतने मेजर इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास पैराग्राफ कम पड़ रहा है, आपने 4 अच्छे पॉइंटर्स लिख दिए, तो 5th एक कॉमन पैराग्राफ बना दो जहाँ पे आप इन सारी बातों को 2 लाइनें मैक्सिमम बस एक्सप्लेन करके आप आगे बढ़ जाओ, कि ये शो करने के लिए कि मैं ये भी सोचता हूँ, ये भी मेरा परसेप्शन है। तो ये भी एक पैराग्राफ, जहाँ जनरल पैराग्राफ, जहाँ पे आप 2-3 पॉइंटर्स को बस डिस्कस करके ऊपर से निकल जाओगे, वो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जो चेकर है वो ये बात समझ जाएगा कि बच्चे को थरो नॉलेज है, इसने 4 पॉइंट्स में अपने नॉलेज को अच्छे से शोकेस करा है, और 5वें पॉइंट में, क्योंकि इसके पास बहुत सारी बातें थी बताने के लिए, उन सब बातों को एक उसमें इसने बड़ी स्मार्टली समराइज़ कर दिया है। तो ये होता है परसेप्शन, जो आपको डिफरेंट टच देगा आपके कॉम्पिटिटर्स से, आपके आंसर को डिफरेंट टच देगा। सॉरी, आपको नहीं। और जो मैंने इंक्लूड करा था, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कमांडेंट विकास कुमार थे, CAPF ने CRPF, सॉरी ये CRPF होना चाहिए, तो CRPF के थे जो कि वहाँ पे मार्टियर हो गए थे, उनका मैंने एग्जाम्पल वहाँ पे कोट किया था। तो आप भी इस तरीके से अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे, अपने आँख नाक कान खुले रखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ बातें पता चलती रहेंगी, जिसको बट ये है कि उसको कैसे यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करेगा। वो यूज़ करना आना भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वैल्यूएड कंटेंट वहाँ पे लेके नहीं जाना है, उसको अप्लाई भी करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है कि ये जो पॉइंटर्स हैं एक्स्ट्रा परसेप्शन वाले, अपना शो करने के लिए परसेप्शन, आप 2-3 वर्ड्स में 2 लाइन बना के इसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। So this was a standard answer for the UPSC CAPF paper 2 essay writing. तो I'll request you to go through these slides once again. मैं इसीलिए बार बार इसको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। You can pause, go again. जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, उनको आप इंक्लूड कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए। वैल्यू एडिड कंटेंट को कैसे यूज़ करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन वैल्यू एडिड कंटेंट को बना के रटना।
और जब कुछ नहीं समझ में आए, जैसे मैंने आपको C3 के एग्जांपल से बताया, अलग अलग एग्जांपल से बताया, आपको कोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ा स्पेसिफिक होने की बात ज़रूरत नहीं है। आप जनरल बात लिखिए और उसको कोड में डाल दीजिए C3, साथ में ईयर भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कोट करेंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। मैं आपको क्रुक मेथड अप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि जब हुक ना लगे तो आपको रेडी होना चाहिए। जब सीधी उंगली से टिकी ना लगे, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है उसको। तो मैंने उसका भी तरीका आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड। और यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस और कंटेंट बना के डालता हूँ, डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो यू कैन फॉलो मी देयर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एनी टाइम। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। इट्स अर्पित कौशिक।